तो जब उसने वो पैन नीचे खींचा, वो उबलता हुआ जो पानी था वो उसके पूरे हाथ पे गिर गया था। उस दिन संडे था, मेरे फादर घर पे नहीं थे। आप हैरान होगे जान के कि पहले एक दो डॉक्टर्स जिन्होंने अपने दरवाजे खोले भी थे, तो उन्होंने ये बोल दिया कि ये तो बर्न केस है, इसको आप सफदरजंग में लेके जाइए, बर्न केस नहीं हम अटेंड करेंगे। एक छोटे बच्चे की जली हुई स्किन, वो जो ब्रीदिंग नहीं आती थी ना, मतलब ब्रीदिंग ट्रबल होती थी, वो ऐसे लगता है कि बस आप गए। मैम, जो होम्योपैथी अप्रोच है अस्थमा के लिए या फिर जो एलर्जीज वाली डिसीजेस होती हैं, वो एलोपैथी से कैसे डिफरेंट है? देखिए, होम्योपैथी में ना बहुत डीप जाना पड़ता है, डीप डाइव करते हैं। आपके फियर्स, आपकी स्लीप, आपकी थिंकिंग, एंग्शियसनेस, आपके स्ट्रेस लेवल्स, आपके टेंशन। कई पेशेंट सोचते हैं पेट की प्रॉब्लम लेके आए हैं, दिमाग का सवाल कर रहा है डॉक्टर। आज आप मेरे पास आए, मैंने आपको दवाई दे दी, आप 15 दिन बाद चले गए, वो डिजीज तो क्योर नहीं हुआ ना, वो तो आपको सिर्फ रिलीफ मिल गया। डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ये सारे अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बनते चले जा रहे हैं। मैम, जैसे ने अभी बात करी अस्थमा की, जो कि बहुत बड़ी बीमारी है, क्या इस बीमारी का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है होम्योपैथी के थ्रू? बिल्कुल है। एंटी एलर्जिक्स आपके इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर देगी इफ यू आर हैविंग अ हैबिट ऑफ टेकिंग एंटी एलर्जिक्स डेली। हेलो एंड वेलकम टू केसेट टॉक्स। क्या आप भी मौसम बदलते छींकने लग जाते हैं या फिर किसी खास चीज से आपको एलर्जी या फिर स्किन रैशेस होने लग जाते हैं? तो डोंट वरी, आज का एपिसोड हमारा इसी के ऊपर होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ है डॉक्टर अमिता अरोड़ा, जो कि होम्योपैथी स्पेशलिस्ट है अस्थमा एंड एलर्जीज में। इनका एक्सपीरियंस 23 ईयर्स से भी ज्यादा का है। तो हम इनसे जानेंगे कि क्यों ऐसा होने लग जाता है कि हम अक्सर छींकने लग जाते हैं या फिर हम पॉल्यूशन में अपने आप को अनईजी फील करते हैं। तो मैं आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर अमिता से। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? हाय, हेलो एवरीवन। मैम, मैं जानना चाहूंगी आपने जो डॉक्टर का सफर है ये क्यों स्टार्ट किया और कैसे किया? ये शायद पहली बार है ऐसा कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये सफ़र मेरा शायद डेस्टाइन था और बहुत पहले शुरू हो चुका था, जब मैं 10-12 साल की होंगी और मेरी सबसे छोटी सिस्टर, जो कि 2 एंड अ हाफ 3 इयर्स की होगी उस वक़्त, तो उसके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी कि वो बच्चे जैसे खेलते हैं, खेलते-खेलते वो किचन में आ गई और उसने चाय बन रही थी और उसका पैन खींच लिया था नीचे। तो जब उसने वो पैन नीचे खींचा, वो उबलता हुआ जो पानी था, वो उसके पूरे हाथ पे गिर गया था। उस दिन संडे था, मेरे फादर घर पे नहीं थे। मैं अपनी मदर के साथ थी, बड़ी सिस्टर के साथ थी। तो बहुत प्रॉब्लम हुई हमें उस वक़्त। पहली चीज़ तो ये कि हमें कोई डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे और हमारे नेबर्स के साथ हमने हेल्प उनकी लेके, बिकॉज़ मेरे फादर उस वक़्त दिल्ली में नहीं थे। तो मेरी मदर उसको लेके हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और बहुत जगह गई, बट संडे होने की वजह से कोई भी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे और उसका हाथ काफ़ी जल चुका था, वो काफ़ी पेन में थी, काफ़ी कच्ची स्किन होती है ढाई पौने 3 साल के बच्चे की। सो उस वक़्त हमारी सिचुएशन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई थी, बिकॉज़ उस वक़्त मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, लैंडलाइन्स ही होते थे। तो हमने अपने लैंडलाइन से पापा को कॉन्टैक्ट किया और पूछा कि हम कहाँ जा सकते हैं, उसको कहाँ ले जा सकते हैं। तो एक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, मेरे को अभी भी याद है, एक डॉक्टर थे जो कि काफ़ी नोन थे पापा के। सो वहाँ वो उनको लेके गए और आप हैरान होगे जान के कि पहले 1-2 डॉक्टर्स जिन्होंने अपने दरवाजे खोले भी थे, तो उन्होंने ये बोल दिया कि ये तो बर्न केस है, इसको आप सफदरजंग में लेके जाइए, बर्न केस नहीं हम अटेंड करेंगे। एक छोटे बच्चे की जली हुई स्किन और उसको एक बहुत बड़ा इश्यू जो है वो बना दिया उस वक़्त के, नहीं बर्न्ड केस है, ऐसे करके। अच्छा। सो वो बहुत पेनफुल रहा मेरी मदर के लिए और हम लोग घर पे ही थे। तो मेरे फादर ने जब बताया, हमने किसी तरह से मम्मी को कम्युनिकेट किया वो, और वो गई उन डॉक्टर के पास एंड थैंकफुली ही हेल्प्ड। आज भी मैं उनको बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने उसका वो हाथ देख के हेल्प करी। बट वो जो पीरियड था 3 महीने का, जी। क्योंकि उसकी स्किन वापस आने का मतलब वो टाइम पीरियड बहुत लंबा था ओके। और हम लोग उसके बर्न्स देखते थे और उस वक़्त एयर कंडीशनर्स कुछ-कुछ घरों में होते थे। तो हमारे घर में फॉर्च्यूनेटली एसी था और हमारी ड्यूटी लगती थी
पापा मम्मी की, हमारी, कि भाई हम उसका हाथ लेके उस एसी के सामने बैठते थे। ओके, ताकि रिलीफ मिले। और मैंने जब अपनी मदर को देखा था उस पेन में कि भाई डॉक्टर कोई नहीं मिल रहा, और वो जब वापस आई तो वो कितने पेन में थी, बिल्कुल। रो रही थी वो काफ़ी ज़्यादा उसके हाथ को लेके, और वरी भी थी हमें कि कब ठीक होगा। जी। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं एक डॉक्टर बनूँगी और मैं संडे को तो ज़रूर बैठूँगी। दैट्स नाइस। और मेरा और मेरी छोटी सिस्टर का अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा अभी तक भी है। तो जब मैं उसको अभी भी याद करती हूँ ना, तो मैं वापस से उसी मेमोरी में चली जाती हूँ कि अगर किसी को डॉक्टर नहीं मिलता तो क्या हालत होती होगी। बिल्कुल। तो मैंने तभी सोच लिया था, और फिर शायद धीरे-धीरे मेरी मेहनत ने, मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट ने, आई एम ब्लेस्ड कि आई गॉट वेरी गुड पेरेंट्स एंड फैमिली। उनके सपोर्ट ने मेरे उस ड्रीम को पूरा किया, और डेस्टिनी ने साथ दिया, भगवान ने साथ दिया। जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए तो वो दिए भरे, और फिर हियर आई एम। यस, एक डॉक्टर बनना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज था, बट आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर बनी, यस। ताकि मेरे को किसी को ना नहीं बोलना पड़ता कि नहीं मेरे पास मत आओ या मैं ट्रीटमेंट नहीं करूँगी। राइट, उसमें ये है कि आप किसी का भी ट्रीटमेंट कर सकती हैं। बिल्कुल जी। मैम, कितना हार्ड रहा होगा एक छोटे से बच्चे को, वो भी जिस जो कि बर्न है, उसको इधर-उधर लेके घूमना। वो बहुत पेनफुल पीरियड था, खासकर मेरी मदर के लिए तो डेफ़िनेटली था। बट उसके बाद वो जो हीलिंग वाला प्रोसेस था, वो और भी ज़्यादा पेनफुल था, क्योंकि आप सोचिए एक बच्चे को एक तो अपना हाथ ऐसे रख के रखना पड़ रहा है, ठीक है? ऊपर से वो जला हुआ, डीप जला हुआ उसका पेन, और उसपे स्किन ना दिखना, और वो डीप टिश्यूज़ दिखना उसके, बिल वो एक पेन अलग था। और फिर फ़िक्र ये होती थी कि स्किन वापस आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल। पूरा कवर होगा, नहीं होगा। राइट। और एसी के सामने वो हमारा एक के बाद एक बैठना, तो किसी को 2 घंटे, 3 घंटे, कि भई उसको वो ठंडक लगती रहे, राइट। और वो आइस पैक्स लगाना उसको। तो वो था काफ़ी पेनफुल पीरियड, लेकिन थैंकफुली गॉड ने हेल्प करी, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो डेस्टाइन था होना, ताकि मेरे अंदर ये थॉट आए, वो पेन समझ पाऊँ मैं, कि एक पेरेंट क्या गुज़रता है एक पेन से या एक सफ़रिंग से, बच्चे को कितनी तकलीफ़ होती होगी। बिल्कुल। तो शायद एक सीड वहीं डल गया था मेरे डॉक्टर बनने का। मैम, आपके डॉक्टर बनने की स्टोरी तो काफ़ी इंस्पायरिंग है, लेकिन आपने रेस्पिरेटरी केयर में कैसे इंटरेस्ट लिया? इसकी भी एक स्टोरी है। ओके। सो मेरे को आज कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कहने में और बताने में कि मैं खुद एक बहुत बड़ी अस्थमा सफ़र थी, ओके। और अगेन मेरे लिए बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा था, टॉर्चर था। हमारा स्कूल चेंज हुआ था, तो 9th में मैं जिस स्कूल में गई थी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो बहुत मिट्टी हुआ करती थी, बच्चे मिट्टी में खेलते थे, लड़के उसी जगह क्रिकेट खेलते थे जहाँ हम पढ़ाई करते थे। तो उस डस्ट की वज़ह से ना धीरे-धीरे मुझे अस्थमा डेवलप हो गया। ओ और उस टाइम पे अस्थमा ना एक बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी, क्योंकि दमा जनरली बोला जाता था कि बुज़ुर्गों को होने वाली बीमारी है। बिल आज से बहुत साल पहले की जी, राइट। टाइम में, मोर देन 15-20 इयर्स, मोर देन दैट। सो जब मुझे वो अस्थमा हुआ तो मुझे साँस नहीं आती थी, और मुझे ऐसा लगता था मैं मर जाऊँगी। मतलब वो अस्थमा ने मेरे मेंटल फ़ियर्स डेवलप कर दिए थे। तो मैं रात को सो नहीं पाती थी अकेले। मुझे ऐसे लगता था कि अब मैं मर गई बस, अब ये मेरी आखिरी साँस है। ओके। तो लाइक एवरी बेस्ट पेरेंट्स डू फॉर देयर किड्स, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया। लेकिन और इससे अस्थमा से ज़्यादा पेनफुल मेरे लिए क्या रहा, वो नेबुलाइज़ेशन, इन्हेलर्स, वो दवाइयाँ, कड़वी दवाइयाँ जो मुझे लेनी पड़ती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कब इससे मतलब छुटकारा पाऊँगी। वो जब इन्हेलर मुझे लेना पड़ता था, तो मेरे मुँह में छाले हो जाते थे बहुत, और मुझसे खाया नहीं जाता था खाना। मैं कमज़ोर हो रही थी। फिर डॉक्टर्स के पास कोई और सॉल्यूशन नहीं था, तो दे पुट मी ऑन स्टेरॉइड्स। ओके। वो स्टेरॉइड्स इतना ज़्यादा टाइम चले मेरी लाइफ में कि मेरा वेट पुट ऑन होता चला गया। ओह माय गॉड! मेरे हेयर ग्रे होने शुरू हो रहे थे। मेरी विज़न वीक हो रही थी। लेकिन ये उस टाइम नहीं समझ में आता था कि स्टेरॉइड्स का इफ़ेक्ट हो रहा है। ओके।
उस वक़्त तो ये लगता था कि ठीक है, दवाइयों से जितना जल्दी ठीक हो जाओ, उतना जल्दी अच्छा, बिकॉज़ आगे 10th थी जी। और मेरी एक मैम हुआ करती थी, टीचर थी मेरी, वो मुझे बहुत डिस्करेज करती थी। तुम कैसे डॉक्टर बनोगी? तुम तो 10 दिन ठीक से स्कूल नहीं आती, स्टडी नहीं करती और तुम्हें पता नहीं होता कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे। 11th में जाके साइंस लेनी होती है, कैसे लोगी? सो मैंने उसको भी एक चैलेंज की तरह से लिया। उस वक़्त मैंने अपनी फ़िज़िकल बॉडी का ध्यान नहीं रखा। मैंने दवाइयाँ खाई, मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए, मैंने 11th में साइंस ली एंड भगवान ने शायद बहुत मेरा साथ दिया ज़िंदगी में, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और मेरे पेरेंट्स का बहुत साथ रहा है। सो मुझे अभी भी याद है कि मेरे पापा को कारपेट्स का बहुत शौक था। तो जब मेरे फ़ादर को पता लगा कि डस्ट एलर्जी है मेरी बेटी को, उन्होंने रातों रात एक दिन में सारे वॉल टू वॉल कारपेट्स हटवा दिए, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो सोते वक़्त जो प्रॉब्लम इसको हो रही है, वो शायद जो कारपेट्स में ट्रैप डस्ट होती है, उसकी वज़ह से हो जाती है। क्योंकि मैं नहीं सो पाती थी, मेरा पिल्लो भी ऐसे रेज़ करके रखना पड़ता था या मेरे पापा को अपने हाथ पे सुलाना पड़ता था मुझे। ओके। सो वो जो ब्रीदिंग नहीं आती थी ना, मतलब ब्रीदिंग ट्रबल होती थी, वो ऐसे लगता है कि बस आप गए। आप बस अब ऊपर ही जाओगे सीधा और कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था। बट फिर मेरी 12th आई, 12th भी मैंने क्लियर करी इसी चैलेंजेस के साथ। लेकिन जब फिर मेरे फादर को किसी ने सजेस्ट किया कि आप इसको होम्योपैथी ट्रीटमेंट दिलवाओ, उससे इसका अस्थमा ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पे एक लोकल डॉक्टर थे, उनको दिखाना पहले तो शुरू किया, फिर फॉर्च्यूनेटली मैंने जब ये एंट्रेंस वगैरह दिए तो मेरा एडमिशन हो गया पुणे में मेडिकल कॉलेज में, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। वहाँ मुझे 4 साल होम्योपैथी लेनी पड़ी और वहाँ मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, होम्योपैथी लेने के बाद। और वो मेरा ना एक विश्वास जाग गया उससे, कि एक तो कड़वी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ रही मुझे, वो मेरे को मेंटल टॉर्चर नहीं सहन करना पड़ रहा, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे। तो मेरा ना एक अंदर फेथ बिल्डअप हो गया कि मेरे को साँस आने लग गई है, तो मतलब अब मैं किसी का भी ट्रीटमेंट ना होम्योपैथी से अस्थमा का कर सकती हूँ। ये सो ये विश्वास मुझे वहाँ से मिला। फिर मैं दिल्ली वापस आई, तो दिल्ली वापस आने के बाद मैंने बहुत फेमस एलर्जी सेंटर में जॉइन किया, वो भी अगेन भगवान ने मेरी मदद की कि मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय मेंटर, जिन्होंने मुझे सिखाया। और आज मैं अगर आपके सामने हूँ तो अपने पेरेंट्स और उन मेंटर की वजह से हूँ कि ही हैज़ गाइडेड मी वेरी वेल। सो दैट इज़ हाउ आई चोज़ अस्थमा एंड एलर्जीज़। और फिर टाइम के साथ-साथ ना मैंने देखा कि अस्थमा तो बहुत बढ़ गया। छोटे-छोटे बच्चों को अस्थमा हो रहा है, जो अभी बिल्कुल बॉर्न हुए हैं उनको अस्थमा हो रहा है। यस, कोई एज ही नहीं बची इस वक्त। कोई एज नहीं बची है बस अस्थमा के लिए। मैम, आपके लिए जो वाली कहावत है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वो पूरी सूट हो गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरे पे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक-एक स्टेप जो मेरा ज़िंदगी में हो रहा था ना, वो ये इसीलिए हो रहा था कि मुझे अस्थमा एक्सपर्ट बनना था पूरी होम्योपैथी। डेस्टिनी था मतलब। यस। मैम, जो होम्योपैथी अप्रोच है अस्थमा के लिए या फिर जो एलर्जीज वाली डिसीजेस होती हैं, वो एलोपैथी से कैसे डिफरेंट है? देखिए, होम्योपैथी में ना बहुत डीप जाना पड़ता है, डीप डाइव करते हैं। लाइक आपके मेंटल्स में क्या-क्या आपके फ़ियर्स, आपकी स्लीप, आपकी थिंकिंग, आपके एंग्ज़ियसनेस, आपके स्ट्रेस लेवल्स, आपके टेंशन्स, या पास्ट में कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हो आपकी लाइफ में कि आप शॉक, ग्रीफ या किसी सैड न्यूज़ के सुनने से कुछ आपको मेंटल ट्रॉमा रहा हो और उस फेज़ से निकलने में टाइम लगा हो। तो इमोशनली आप कैसे हो? क्या-क्या चीज़ें आपको मेंटली अफ़ेक्ट करती हैं? फ्रॉम योर मेंटल्स देन वी कम टू फिज़िकल्स, ओके। कि भई आपको क्या-क्या सिम्प्टोमैटिकली क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? आपको क्या चीज़ तकलीफ़ दे रही है? लेट्स से अस्थमा की हम बात करें, तो अस्थमा में आपकी डीप डाउन हम ये हिस्ट्री देखते हैं कि आपकी फैमिली ट्री में किसको क्या-क्या प्रॉब्लम्स रही हैं। आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड-पेरेंट्स को, बोथ द साइड्स, मैटरनल, पैटर्नल साइड, आपके ब्रदर सिस्टर्स में किसको क्या प्रॉब्लम्स रही हैं। उस बेसिस पे हम ये देखते हैं कि आपके ब्लड में
आपकी सेंसिटिविटी कितनी है इन प्रॉब्लम्स को फेस करने की और ज़्यादा इन फ्यूचर। ओके, या आप अभी सफ़र कर रहे हो तो आपकी आगे आने वाली जनरेशन्स को क्या ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? ओके, तो होम्योपैथी इस तरीके से डिफ़र है एलोपैथी से, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, हम लोग सिर्फ़ सिम्पटम्स पे वर्क नहीं करते। आपके जैसे मैंने बोला मेंटल्स पे, आपकी इम्यूनिटी, अस्थमा में चैलेंज ही यही आता है कि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो जिसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है उसको अस्थमा अटैक्स, एलर्जी अटैक्स ज़्यादा आएँगे। ठीक है जी? सो एलोपैथी में क्या होता है, आपके सिम्पटम्स पूछे जाते हैं, आपसे ये पूछा जाता है कि आपको हो क्या रहा है और आपको दवाई दे दी जाती है। आपको और मुझे दोनों को अगर सेम प्रॉब्लम है, तो हमारी सेम दवाई हो सकती है। लेकिन होम्योपैथी में हम दोनों की सेम दवाई नहीं होगी। ओके, होम्योपैथी में आपकी दवाई अलग होगी, मेरी दवाई अलग होगी अस्थमा की, ओ और हमारा डिज़ीज़ एक है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी टाइप अलग है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप जो है वो डिफरेंट है, हमारी फैमिली ट्री डिफरेंट है, हमारे जीन्स डिफरेंट है, राइट? इनफैक्ट इवन इन ट्विन्स, ट्विन्स की बात करूँ मैं, दोनों को सेम प्रॉब्लम है, लेकिन तब भी दवाई अलग आएगी। ओके, मतलब एज़ पर इम्यूनिटी। एज़ पर योर इम्यूनिटी, एज़ पर योर फैमिली हिस्ट्री, एज़ पर योर कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके मेंटल्स, फिज़िकल्स सब चीज़ें ली जाती हैं, जितना वही एक पूरा ना क्वेश्चनेयर होता है हमारा, ओके, ठीक है? तो हमें अप्रॉक्सिमेटली फर्स्ट विज़िट पे 30-40 मिनट्स लगते हैं पेशेंट के साथ, पूरी उसकी हिस्ट्री लेने में। ओके, तो मतलब ये साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर रहना पड़ता है इसके लिए। हाँ जी, हाँ जी, हम पेशेंट को बताते हैं क्योंकि कई पेशेंट सोचते हैं पेट की प्रॉब्लम लेके आए हैं, दिमाग का सवाल कर रहा है डॉक्टर। जी, लेकिन ये ज़रूरी है होम्योपैथी में, ओके, क्योंकि अगर मैं वो सवाल नहीं करूँगी, तो मैं उनके पेट का इलाज परमानेंटली तो नहीं कर पाऊँगी, सुपरफिशियल ट्रीटमेंट मिल जाएगा उनको। द सो हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, आपकी रेमेडी तक पहुँचने के लिए। किसी की पर्सनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करके उनसे सवाल निकालना हमारा पर्पस नहीं होता। ओके। मैम मैं ये जानना चाहूँगी जैसे होम्योपैथी का जो प्रोसेस होता है काफ़ी लॉन्ग रहता है, हाँ जी, तो वो कितना ज़्यादा मैक्स कितना लॉन्ग रहता है? ये डिपेंड करता है क्रॉनिसिटी पे। देखिए, एक होता है एक्यूट डिजीज़ेज़, एक्यूट हो गए जो कुछ दिनों से ट्रबल कर रहे हैं आपको, ठीक है? अब जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की, सोरियासिस हो गया, अस्थमा हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ऐसे जो बहुत टफ डिजीज़ेज़ होते हैं वो थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। उसमें हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम तक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, सीज़नल चेंजेस देखना ज़रूरी होता है। अब यहाँ भी एलोपैथी और होम्योपैथी में डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज़ हमें पूरा नोट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि बारिशों में आपकी प्रॉब्लम कैसी है, समर्स में कैसी है, विंटर्स में कैसी है। तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए ना। बिल आज आप मेरे पास आए, मैंने आपको दवाई दे दी, आप 15 दिन बाद चले गए, वो डिज़ीज़ तो क्योर नहीं हुआ ना, वो तो आपको सिर्फ रिलीफ मिल गया, राइट, राइट? अगर आपको अपनी प्रॉब्लम से 90 टू 95% क्रॉनिक प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ मैं, उसको ठीक करना है तो आपको अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को 6-7 महीने से साल भर भी देना पड़ सकता है। एक्यूट प्रॉब्लम्स जैसे फीवर है, जी, थोड़ी बहुत स्नीजिंग हो गई, कोई इचिंग हो गई छोटी-मोटी, या कोई बर्न हो गया, एक्यूट प्रॉब्लम कुछ हो गई, तो उसके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, क्विक ट्रीटमेंट है। फीवर्स में मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया हुआ है। 2-2 3-3 घंटे में पेशेंट का फीवर नीचे आ जाता है, और शायद लोगों को ये लगता है कि होम्योपैथी धीरे काम करती है। इट इज़ अबाउट राइट डोसेज एंड द राइट ट्रीटमेंट ऑन राइट टाइम। ओ आप एक्सेस पोटेंसी भी नहीं दे सकते, स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं होम्योपैथी में, बिल और आप उससे नीचे भी नहीं जा सकते। ओके, मतलब ये एक मिथ है कि वो बहुत लॉन्ग होता है। हाँ, ये एक मिथ है, वो डिज़ीज़ वाइज़ और आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। जिनकी बहुत कम इम्यूनिटी होती है, जिनका डिफेंस मैकेनिज़्म स्ट्रॉन्ग हो सकता है उसमें और ज़्यादा टाइम लगे होम्योपैथी से। हम जैसे कि अब देखा जाए जैसे शुगर वगैरह में लोग कितना ज़्यादा सालों से थायरॉक्सिन वगैरह खा रहे होते हैं, तो वो भी एक लॉन्ग प्रोसेस हुआ। हाँ जी, बिकॉज़ ये लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, बिल्कुल। डायबिटीज़, बीपी,
थायराइड, राइट। ये सारे अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बनते चले जा रहे हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडीज को थायराइड हो जाता है, शुगर हो जाती है। तो इसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। जो सालों साल से एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, मेरे पास एक पेशेंट है, ही इज अप्रोक्सीमेटली नाउ, ही मस्ट बी अराउंड 90। ओके। उनको तो जब वो 30 इयर्स के थे तब से बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं। आज की डेट में 15 मेडिसिन लेते हैं वो दिन की। ओह माय। एंड when he actually came to me, he started his treatment for ulcerative colitis with me. ओके। I told him कि ये मेडिसिन जो है आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए अच्छी नहीं है, ये कम करनी पड़ेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और आज उनको मेरे से ट्रीटमेंट लेते लेते अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 साल हो गए हैं। उनका अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत बेटर है, लेकिन अब वो अपने बीपी के लिए ले रहे हैं। बिकॉज उनको ये है कि भाई मैं मतलब इतनी सारी मेडिसिन दिन की नहीं ले सकता। और उनका बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको मतलब जंक फूड खाने की आदत है। ऐसे एक और केस भी मैं आपको बताऊंगी बाद में, कि क्योंकि मैंने जैसे अस्थमा के पेशेंट्स मैंने बात करी, जी। मेरे पास 9 महीने से लेके 90 साल तक के पेशेंट्स हैं जो कि आते हैं अस्थमा के लिए। ओह माय गॉड! मतलब कितनी छोटी एज से और उतनी मतलब 90 साल। बिल्कुल जी, बिल्कुल आते हैं। और आजकल की तो एज ही लोगों की हो गई है जैसे कि 60, 70। 40 में ही आजकल कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। यस। अब मैं भी आपको रिसेंट बात बताती हूँ, ये संजय कपूर जी का हुआ कार्डियक अरेस्ट हाँ। का। आपने उसका कॉज देखा क्या है? नहीं। उनके अंदर एक हनी हुई मधुमक्खी चली गई थी, जिसने अंदर जाके उनको डंक मारा और उसकी वजह से उनको चोकिंग हो गई और धीरे-धीरे वो कार्डियक अरेस्ट हो गया उनको। ओके। अब ये तो चलिए उन्होंने कैसे इन्हेल करी या चली जी। गई वो मधुमक्खी अंदर, बट अगर आपकी स्किन पे भी मधुमक्खी या कोई इंसेक्ट बाइट हो जाती है, कुछ है, इन चीज़ों के लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ओके। और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आने वाले टाइम में फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इज होम्योपैथी। ओके। या एक्चुअली आई आल्सो बिलीव दैट इज गुड, दैट इज गुड चीज। हम जैसे ने अभी बात करी अस्थमा की जो कि बहुत बड़ी बीमारी है, क्या इस बीमारी का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है होम्योपैथी के थ्रू? बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए पेशेंट ने मतलब डॉक्टर के पास आके, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास अपनी सारी डिटेल्स देना जी। और उस मेडिसिन पे बिलीव करना और उसको रेगुलरली लेना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ, अगर क्रॉनिक अस्थमा भी है, 20 साल पुराना अस्थमा भी है, वो होम्योपैथी से 90 टू 98% बेटर हो सकता है। मैम जैसे बचपन में एलर्जीज होना या फिर अस्थमा के सिम्टम्स दिखना, अगर हम उनको इग्नोर करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता? देखिए, अस्थमा ना एक दिन में डेवलप नहीं होता। ओके। जिस जिस भी बच्चे को या बड़े को क्रॉनिक कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, साइनस की प्रॉब्लम रहती है, टॉन्सिल्स रहते हैं, राइट। और वो राइट टाइम पे डायग्नोज नहीं होके और ट्रीटमेंट उसका अगर नहीं होगा, तो वो लेटेस्ट स्टेजेस में अस्थमा बनेगा। अस्थमा के केस में अगर आपने रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो फेटल भी हो जाता है। अगर आपने नेट पे भी देखा हो या ये बहुत बड़ा केस बना था 2019 आई सपोज, इफ आई रिमेम्बर क्लियरली, तो एक लड़की की डेथ हो गई थी अस्थमा से, अस्थमा से क्योंकि उसको राइट टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला। ये मीडिया में भी आया था, न्यूज़ में भी आया था। और सो आप गूगल भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा अस्थमा डेथ पे। तो प्रॉब्लम यही होती है कि कई पेरेंट्स ना स्कूल्स में इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं। मैं इन पर्टिकुलर इन पेरेंट की नहीं बात कर रही, सॉरी, इन जनरल बात करती हूँ। पेरेंट्स मेडिसिन नहीं दे के आते हैं स्कूल में कि अगर बाय चांस बच्चे को ये प्रॉब्लम हो तो ये मेडिसिन दे दी जाए, या हमारे स्कूल्स में भी वो फैसिलिटीज नहीं मिलती कि कोई सिक रूम है तो उसमें एक नॉर्मल कफ कोल्ड की मेडिसिन तो मिल जाएगी, बट अगर कोई इमरजेंसी हो गई, बच्चे को कुछ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ है वो फैसिलिटीज? नहीं। तो तभी ये अगर इग्नोर की जाएंगी प्रॉब्लम्स, तो ये आगे जाके फेटल बन सकती हैं। ओ। सांस ना आना, सांस हम डेली लेते हैं सब लोग, जी। राइट? बिल्कुल। और सांस ना आना और रुक जाना कितनी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत बड़ी। सांस से ही जीवन चल रहा है। सांस से जीवन चल रहा है। हम तो अच्छी क्वालिटी ऑफ एयर के लिए तरसते हैं,
कभी भी हम घर से बाहर जाते हैं तो आजकल AQI देख के जाते हैं कि कितना पोल्यूशन है बाहर, क्या है। और लोग केयरलेस हो जाते हैं जिनको अस्थमा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हैं, या जिनको टीबी की हिस्ट्री भी रह चुकी है, लंग्स में प्रॉब्लम रह चुकी है, वो लोग मास्क नहीं लगाते। उन्हें लगाना चाहिए। उनको तो ज़रूर लगाना चाहिए। जी। और कोविड के बाद से तो आपने हाल देखा है कि कोविड ने तो सबसे पहले अटैक ही रेस्पिरेटरी को किया है। बिल एक-एक साँस कीमती थी। एक-एक सांस कीमती होती है सबकी। जी। तो उस वक़्त तो इतना बुरा हाल था कि आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिलते थे। बिल आप कहीं भी ढूँढ रहे हो, नहीं मिल रहे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो कितना चैलेंजिंग टाइम था वो। तो उसी से हम सीख लें। बिल्कुल। अब मैम जैसे अस्थमा के जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आप उनको जनरली क्या रिकमेंड करती हैं उनकी लाइफ़स्टाइल के लिए? पहली चीज़ तो मैं जो उनको रिकमेंड करती हूँ कि उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेस करना बहुत ज़रूरी है। ओके। क्योंकि हमारा ध्यान कभी हमारी सांस पे जाता ही नहीं है। बिल सुबह से लेके शाम तक हर कोई बच्चा हो, बड़ा हो, अपने कामों में लगा हुआ है। तो कभी भी ध्यान नहीं जाता हमारा हमारी सांस पे। तो हमें पूरे दिन में से 15-20 मिनट अपने निकालने चाहिए कि हम डीप ब्रीदिंग करें। साथ-साथ प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्राणायाम करने से ना आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स जाएँगे आपके सारे, गंदगी निकलेगी आपकी सारी बाहर और आपके लंग्स को स्पेस मिलेगी। आप ज़्यादा अच्छा ब्रीथ कर पाओगे। ठीक है? बस मैं ये कहूँगी कि जैसे बहुत पॉल्यूशन वाले आवर्स जो होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए कि बाहर बैठ के उस टाइम पे ना डीप ब्रीदिंग करें। क्योंकि जैसे जो कम्यूटेशन वाले आवर्स होते हैं, ऑफ़िस आवर्स हैं या जब बच्चों के स्कूल का टाइम होता है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा-सा मॉर्निंग आवर्स में या लेट इवनिंग आवर्स में करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिनको कफ कोल्ड की टेंडेंसी है, अस्थमा है, उनको खट्टी चीज़ें कम करनी चाहिए। नींबू, अमचूर, इमली, अचार, चटनी, केचप, सिरका, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी फ्लेम को बढ़ाएँगी। ऑल्दो विटामिन सी जो है वो खट्टी चीज़ों में मिलता है ज़्यादा। बिल लेकिन मैं मॉडरेशन की बात कर रही हूँ। कई लोग डेली पिकल खाएँगे, दूसरे दिन कुछ खट्टा खा लेंगे, गोलगप्पे खा लेंगे, चाट पापड़ी खा लेंगे जाके। एन्जॉय करना चाहिए, एक ही लाइफ़ है, करना भी चाहिए एन्जॉय, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि आप कितना कंज़्यूम कर सकते हो, कितना खा सकते हो, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। बर्फ़ डली हुई चीज़ नहीं खानी चाहिए ज़्यादा, आइसक्रीम एकदम से ली और एकदम से खाने लग गए। थोड़ा-सा उसको उसके जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं उसको सेटल होने देना चाहिए। नहीं तो वो डायरेक्टली हिट करेंगे आपके थ्रोट पे और फिर आपको फ़्लेम बनेगी, टॉन्सिल्स बढ़ेंगे, फिर कॉफ बढ़ेगी, राइट? ये लाइफ़स्टाइल चेंजेस करना तो आपको अपनी हैबिट में डालना पड़ेगा कि भई ये मुझे चेंजेस करने हैं। जो मुझे चीज़ें सूट नहीं करती, मैं उनको बंद करने के लिए कभी सलाह नहीं देती, मैं उनको कम करने के लिए बोलती हूँ। या आप रोज़ खट्टा मत खाओ, हफ्ते में 1 दफ़ा चलता है। हुँ। सो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ और साथ-साथ उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें, जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाती हैं। एंड जो अब क्या हो रहा है, कुछ लोग रेस्पिरेटरी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उन केसेस में वो एंटीबायोटिक्स लेने लग जाते हैं, एलर्जिक दवाइयाँ खुद लेने लग जाते हैं। तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओ आप तो ये कह रहे हो कि अपने आप से दवाई लेने लग जाते हैं, वो अपनी दवाई अपने घरवालों को भी देने लग जाते हैं। ओके। क्योंकि उनको लगता है अच्छा डॉक्टर ने ये मुझे दवाइयाँ इसी प्रॉब्लम के लिए दी थी, तो यही मैं अपने बच्चे को दे देता हूँ, यही मैं अपने पेरेंट्स को दे देता हूँ, जो कि बहुत गलत है। और एंटी एलर्जिक्स के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि एंटी एलर्जिक्स जो हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को खराब करेगी ही करेगी। ओ क्योंकि हिस्टामीन का सिक्रीशन वो सिर्फ स्टॉप कर देती है, कुछ टाइम के लिए रुक जाता है और जैसे ही उसका एक्शन खत्म होगा एंटी एलर्जिक का, फिर से हिस्टामीन का सिक्रीशन आपकी बॉडी में बढ़ेगा, एलर्जिक रिएक्शन आएगा। हिस्टामीन हमारी बॉडी के लिए होता है, बनना भी ज़रूरी है। जैसे हमारी बॉडी में स्टमक में HCl भी बनता है, जो कि हमारे खाने को हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, सबकी बॉडी में बनता है। लेकिन एसिडिक होना, एसिडिटी बढ़ना, ये एक प्रॉब्लम है। उससे आपको अल्सर्स भी हो सकते हैं बाद में जाके। ऐसे ही हमारे सिस्टम के साथ होता है। अगर हम एंटी एलर्जिक्स ज़्यादा लेंगे, तो हमें और मेजर प्रॉब्लम्स आएँगी। अभी तो चलो सुबह छींकें आती हैं, 20-25 छींकें आ गई।
ठीक है, आपने फटाफट पॉप इन कर लिए एक एंटी एलर्जिक कि भाई ऑफिस जाना है, काम करना है, ठीक है, काम हो गया आपका। लेकिन अब आपको आदत होती जाएगी उस एंटी एलर्जिक की, हैबिट बन जाएगी वो एंटी एलर्जिक आपकी। कभी आपने सुना था कि सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले ही आपको दवाइयाँ लेनी पड़े? नहीं। थायराइड की दवाई सबसे पहले उठते ही लेनी पड़ती है, बीपी की दवाई उठते ही लेनी पड़ती है। तो आपकी मॉर्निंग ही दवाइयों से शुरू हो रही है। जी, बिल्कुल। तो वो तो आपके पूरे सिस्टम को खराब करेगी। एंटी एलर्जिक्स आपके इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर देगी इफ यू आर हैविंग अ हैबिट ऑफ टेकिंग एंटी एलर्जिक्स डेली। और उससे इतनी नींद आती है, आप इतना ड्राउजी फील करोगे, आपका फोकस नहीं रहेगा। ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ओके। आप सोच नहीं पाओगे, आपकी कंसंट्रेशन अफेक्ट होगी धीरे-धीरे। आपको एकदम से ऐसे लगेगा कि क्लाउडीनेस हो रही है आपके माइंड में। आप मुझसे बात भी कर रहे होगे तो आपकी अटेंशन नहीं होगी। सो ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं एंटी एलर्जिक्स लेने के। सो होम्योपैथी के साथ हमें एलोपैथिक भी पढ़नी पड़ती है ताकि हमें समझ में आए कि इन चीज़ों के क्या-क्या इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं खासकर। ओके। ताकि हम अपने पेशेंट को गाइड कर पाएँ कि उन्हें क्या लेना है। देखिए हर एक एलोपैथी बुरी नहीं है, ठीक है? एलोपैथी का यूज़ जो है कितने लेवल तक करना है और किन सिचुएशंस में करना है, ये हमारे यहाँ थोड़ा-सा एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी-सी प्रॉब्लम, क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस उतनी नहीं है लोगों को। अब लास्ट मैं कहूँगी कि शायद लास्ट 20 साल से लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं हेल्थ के बारे में। तो अब थोड़ा-सा लोगों को घंटी बजती है कि अरे! मैं पहले देख तो लूँ कि भई इसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है मेरी बॉडी पे, क्या नहीं आ रहा, राइट। ठीक है? यस। ऐसे ही जितने मेंटल हेल्थ सिम्पटम्स होते हैं ना, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और जिन लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, इसमें एलोपैथी बहुत लॉन्ग टर्म तक बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो सप्रेस कर देती है। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। वो सप्रेस भी कर देती है और जब उसका इफ़ेक्ट खत्म होगा ना, वो फिर बढ़ के आएगी प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम। तो होम्योपैथी मेंटल हेल्थ केसेस में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। डॉक्टर अमीता, अभी तक आपने इतने सारे केसेस सॉल्व किए होंगे, तो कोई ऐसा मेमोरेबल केस है आपके पास जो आप हमें बताना चाहेंगी? ऐसे तो मैंने बहुत केसेस होंगे जो मेरे लिए मेमोरेबल हैं, लेकिन एक केस मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। मैंने 9 महीने से लेके जैसे मैंने आपको कहा 90 साल तक के जी। पेशेंट्स ट्रीट किए हैं। तो मेरे पास एक बुज़ुर्ग आए थे, उनकी एज तब 90 साल थी ओके। और तब उनको अस्थमा का ट्रीटमेंट 50 साल से था। अस्थमा प्रॉब्लम सॉरी 50 साल से थी और उनको अस्थमा का ट्रीटमेंट ठीक से मिल ही नहीं रहा था। ओके। वो बहुत लॉन्ग टर्म तक इन्हेलर्स, नेबुलाइज़र्स चेंज कर रहे हैं डॉक्टर, पल्मोनोलॉजिस्ट सब दिखा लिया उन्होंने, लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं आया। तो जब वो आए मेरे पास तो पहले तो मुझे ये भी हैरानी हुई कि भई इनको अभी तक ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। हाँ, 90 साल। 90 साल, 50 साल से वो अस्थमा झेल रहे थे। बिल्कुल। उनकी एक लाइन मुझे आज भी याद है। उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा तू ना मुझे इतना ठीक कर दे बस कि मैं जो अपनी आखिरी सांस लूँगा ना, वो मैं अस्थमा वाली आखिरी सांस नहीं लेना चाहता। तो मेरी आगे की जितनी भी ज़िंदगी है 6 महीने, साल, 2 साल, क्या तू उसको ठीक कर सकती है? क्या बेहतर कर सकती है? और उन्होंने इतना मुझे रिगार्ड दिया उस वक़्त, मुझे लगता था इतने बड़े हैं मुझसे उम्र में, लेकिन वो मुझे जिस तरीके का रिगार्ड दे रहे थे, तो मुझे एक कनेक्शन महसूस हुआ बहुत ज़बरदस्त और मैंने उनको कहा कि सर मैं आपके लिए जो बेस्ट हो सकेगा डेफ़िनेटली करूँगी। अपना पूरा सिंसियर एफ़र्ट दूँगी कि मैं आपको एटलीस्ट मैं आपकी जो आगे की जितनी भी लाइफ़ है भगवान करे आप 100 साल से भी ऊपर जिएँ, मैं उसको बेहतर कर दूँ। देखिए वो रिवर्सिबल नहीं था बिल्कुल भी अस्थमा। 50 साल पुराना अस्थमा 100% क्योर नहीं हो सकता एट 90 इयर्स ऑफ एज। यस, वो एज में बट मैं उनकी विल पावर को भी सैल्यूट करती हूँ कि उनको 90 साल की उम्र पे मेरे पास आना था कि मेरे को ठीक कर दो। मतलब मेरे पास या किसी भी डॉक्टर के पास वो जा रहे थे, वो ठीक होना चाहते थे। उनके अंदर ये विल पावर स्ट्रांग थी कि मुझे ठीक होना है और मुझे अस्थमा से नहीं मरना। तो इनफैक्ट मुझे उनके अभी भी ये चीज़ ध्यान है वर्ड्स कि मेरे ना डेथ सर्टिफिकेट पे कॉज़ में ये नहीं होना चाहिए नेचुरल डेथ होनी चाहिए मेरी, अस्थमा नहीं होना चाहिए। मतलब कितना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रहा होगा। और देखिए अगेन मैं जब
सोच पाई तो मैंने ये सोचा कि मेरे को भी तो अस्थमा से कितनी प्रॉब्लम हुई थी। मैं कितनी छोटी थी, मेरी एज कम थी और उन मेडिसिन्स के कितने साइड इफ़ेक्ट्स मैंने झेले। तो उन्होंने मुझे जब अपनी प्रिस्क्रिप्शंस भी दिखाई थी ना, इतनी मोटी फाइल थी उनकी। अच्छा। और मुझे 2 दिन लगे थे उस फाइल को पढ़ने के लिए, क्योंकि हर एक प्रिस्क्रिप्शन अलग थी, हर एक प्रिस्क्रिप्शन अलग थी, लेकिन घूम फिर के सॉल्ट एक ही आता था उसका। मेडिसिन्स के नाम तो अलग-अलग हैं, हर एक डॉक्टर ने अलग-अलग अपनी मेडिसिन दी हुई है, लेकिन घूम फिर के सॉल्ट्स आते थे एक ही। तो कहाँ से रिलीफ आएगा उस बंदे को? हुँ। क्योंकि उस मेडिसिन से आ ही नहीं रहा है रिलीफ। फिर उनके दिन में 2-2 3-3 पफ्स, 2 बार 3 बार नेबुलाइज़ेशन। थैंकफुली उनके बच्चे बहुत अच्छे थे कि वो लेके आए उनको। राइट। ऑल्दो वो व्हीलचेयर पे थे उस टाइम, क्योंकि चलते ही उनको साँस फूलता था। बट ही वाज़ वेरी एक्टिव। वो अपने सारे दिन के काम कर लेते थे और किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे और प्राणायाम्स करते थे, सब कुछ करते थे। बट वही होता है ना कि जिसको जिससे ठीक होना होता है उसी से होता है। अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जितना टाइम वो मेरे पास रहे, मैं आपको एटलीस्ट ये कह सकती हूँ कि ही वाज़ 80 टू 90% बेटर विद हिज ब्रेथ एंड वेंट हैप्पीली ही वेंट हैप्पीली। दैट्स नाइस। और जब मेरे को पता चला कि ही इज़ नो मोर, तो मैंने उनके बच्चों से पूछा कि क्या अस्थमैटिक अटैक तो नहीं आया था? ओह! कितना अच्छा लगा होगा आपको। मुझे बहुत रिलीफ महसूस हुआ, क्योंकि जो उनकी विश थी कि मैं अस्थमा से नहीं जाना चाहता, मेरी एक नेचुरल डेथ होनी चाहिए, और उनके डेथ सर्टिफिकेट पे भी नेचुरल डेथ ही लिखी हुई थी। ओके। मतलब कितना अच्छा लगा होगा आपको एक अपनी प्रोफ़ेशन में एक अच्छा रिलीफ़ मिला होगा कि मैंने कितना अच्छा काम। बट आई विश यामिनी कि वो कुछ साल पहले अगर मुझे मिल जाते, हाँ, वो है भी ना? था राइट। और नहीं, थोड़ा मैं उनकी लाइफ बेटर कर पाती। यस, राइट। तो वो मुझे अंदर रहता है और मैं अभी भी बोलती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति देना। बट कुछ साल पहले आए होते तो बहुत ही अच्छा रिलीफ आ चुका होता उन्हें। वेरी हार्ट टचिंग मतलब मैं भी फ़ील कर पा रही हूँ कितना अच्छा लगा होगा। मेरे लिए सबसे मेमोरेबल यही केस रहा है। डॉक्टर ये जो एलर्जी है हमने इसके बारे में काफ़ी बात की अभी। क्या ये बीमारी है या फिर कोई सिर्फ़ सिम्पटम है? देखिए, ये एलर्जीज़ होती तो बीमारी है, पर ये मैनिफेस्ट सिम्पटम फॉर्म में करती है हमारी बॉडी में। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने कुछ खाया, लेट्स सपोज़ आपने गोलगप्पे खाए, कुछ बाहर का खा लिया, मोमोज़ खा लिए, चटनी ऐसी ले ली और आपके स्किन पे एकदम से रैशेज़ आ जाते हैं। हाँ। आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ? राइट। एलर्जिक रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि इम्यूनिटी रिस्पॉन्स आपका ऐसा है। ओके। आपकी इम्यूनिटी सँभाल नहीं पाई। आपके घर में कोई बिन बुलाए मेहमान आ जाए और आपको उसकी टेक केयर करनी पड़े और वो आपके लिए पेनफुल हो, आपको कैसा लगेगा? बहुत हेक्टिक। हेक्टिक लगेगा, स्ट्रेस हो जाएगा, या आपका डेली एक्टिविटीज़ आपकी हैम्पर होंगी फिर, ठीक है? ऐसे ही ये जो एलर्जेंस होते हैं ना, एलर्जन कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे लिए अगर कोई एलर्जन होगा तो कोई स्मेल, कोई पर्टिकुलर ऑरा या कोई फ्रेग्रेंस जो कि मुझे सूट नहीं करती, जी। तो वो मेरे लिए एलर्जन हो गया। आपके लिए कोई एलर्जन हो सकता है कि जैसे कुछ खाने का आइटम, कोई फूड एलर्जीज़ हो सकती हैं, जैसे आजकल ग्लूटेन और लैक्टोज़ तो भरी पड़ी हैं। बहुत केसेज़ आते हैं मेरे पास ग्लूटेन और लैक्टोज़ एलर्जी के। तो छोटे बच्चे दूध नहीं पी सकते, उलट देते हैं, कर्डल हो जाता है मिल्क एकदम। तो अगेन एलर्जिक रिएक्शन है, बट कई बार पेरेंट्स को नहीं पता चलता, सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स को, कि भई ये बच्चे को पेट में क्या तकलीफ़ हो रही है। सो क्या होता है जब आप किसी भी एलर्जन से एक्सपोज़ होते हो, वो आपके लिए एक बिन बुलाया मेहमान है घर पे, ओह! ठीक है? अब वो आपकी बॉडी में स्टे कर रहा है, आराम कर रहा है, लेकिन आपकी बॉडी पे उसका क्या रिएक्शन आ रहा है? स्किन एलर्जी हो रही है या आपको छींकें आ रही हैं, धूल-मिट्टी है, कुछ है, अस्थमा हो रहा है। ये सब एलर्जिक रिएक्शन है बॉडी का इन रिस्पॉन्स टू दैट एलर्जन। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक है। आपकी इम्यूनिटी सँभाल नहीं पा रही है, आपका डिफेंस मैकेनिज़्म वीक है। तो यहाँ पे होम्योपैथी क्या करेगी, अब एंटीहिस्टामाइन्स क्या करती हैं, वो एकदम से रोक देती हैं हिस्टामिन सिक्रीशन और रैशेज़ थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, 6-7 घंटे के लिए या कुछ, या आपको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन होम्योपैथी क्या करेगी? होम्योपैथी आप
आपके रैशेस को भी कंट्रोल करेगी, आपकी इचिंग को भी कंट्रोल करेगी, साथ-साथ आपके इम्यून सिस्टम पे वर्क करेगी। क्योंकि आप कितना टाइम तक मेडिसिन लेते रहोगे ना, नहीं तो फिर एलर्जीज़ के लिए। तो आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो होम्योपैथी ऐसे ड्युअलिटी में वर्क करती है, हर एक केस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो रूट से काम करके प्रॉपर। प्रॉपर रूट कॉज़ पे जाते हैं हम लोग। हमें इससे मतलब नहीं है कि आपको मोमोज़ से हुआ या मुझे गोलगप्पे से हुआ। जी। हमें मतलब ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी नहीं सँभाल पाई, हाँ, राइट, राइट? राइट। और फिर उसके साथ-साथ आपके स्ट्रेस, आपकी टेंशन्स, आपकी स्लीप, आपकी स्किन पे कितनी। मैं आपको एक छोटा-सा केस बताती हूँ, एकदम याद आ गया मुझे। जी, मेरे पास एक यंग गर्ल आई थी, उसके पूरे फेस पे एक्ने भरे हुए हैं। ओके। नो डाउट दैट वाज़ अ केस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि उसकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, एक्ने बढ़ रहे हैं उसके। बट हर कोई ना उस लेवल पे उसको वो मेडिसिन्स दिए जा रहा था, जो शुगर मेडिसिन्स होती हैं, डायबिटीज़ वगैरह के लिए दी जाती, ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो। लेकिन कोई उसके रूट कॉज़ पे नहीं गया, किसी ने उसके मेंटल्स नहीं पूछे। और उसको वो एक्ने की प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई थी, जब उसका हार्ट ब्रेक हुआ था, जब उसका ट्रस्ट टूटा था, जब उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसने उसको चीट किया था। अच्छा। और टिल दैट टाइम किसी डॉक्टर ने उस चीज़ को पूछा ही नहीं या इग्नोर कर दिया। बात ये नहीं है कि उनकी मेंटल स्टेट के साथ क्या हुआ, बात ये है कि उस मेंटल स्टेट ने फिज़िकली उस पे क्या इम्पैक्ट डाला, बिल्कुल। ठीक है? अब वो स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने अपने आप को सँभाल भी लिया होगा, वो फ़ेज़ भी चला गया उनके लाइफ़ से, एंड मे बी शी मस्ट बी स्टार्टिंग हर न्यू लाइफ़ एज़ वेल। बट फिज़िकल पे तो आ गया ना उसका इम्पैक्ट। मतलब एक मेंटल ट्रॉमा की तरह। तो वो मेंटल थॉट्स आपके, और जो उसकी सोच उस वक़्त, उसका पेन, उसने वो एक्ने बढ़ा दिए। ओ तो दैट इज़ हाउ वी रीच टू द रूट कॉज़ एंड देन वी गिव मेडिसिन्स। हमारा थॉट प्रोसेस भी हमारे अंदर बीमारियों को जगाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए ना हम लोगों के पास एक मेडिसिन है, आजकल तो बहुत ही कॉमन हो गया, डिसअपॉइंटमेंट इन लव। या अभी बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड हैं, कल पता नहीं होंगे, नहीं होंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं वैसे आपसे बता रही हूँ, डिसअपॉइंटमेंट इन लव इग्निशिया में बहुत मार्क्ड है, जो बहुत अच्छी रेमेडी है होम्योपैथी की, और बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। ऑल्दो इग्निशिया आपके एक्ने के लिए नहीं है, लेकिन इग्निशिया आपके रूट कॉज़ पे जा रही है। ओके। आपके माइंड से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम हुई, वो उसको ठीक करेगी, और धीरे-धीरे आपके जो एक्ने है उसके लिए जो हम आपको एक्यूट मेडिसिन्स देंगे, वो वर्क करेंगी। अच्छा। तो मतलब कैसे करती है? मतलब क्या हमारे अंदर जो मेंटल थॉट्स होते हैं उनके साथ वो ठीक करती देखो, कोई भी मेडिसिन ना आपके नेचर को तो नहीं बदलेगी जी। कोई शॉर्ट टेम्पर्ड को एकदम ऐसे तो नहीं कर देगी कि बिल्कुल काम बैलेंस्ड हो जाए। बिल्कुल। लेकिन आपके माइंड के लेवल पे जाके वो रेमेडीज़ जो हैं आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते चले जाते हैं। मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती चली जाती है। जिस ट्रॉमा में या सैडनेस में, जिस भी डिसअपॉइंटमेंट में आप रहे हो, उसका जो पोस्ट इफेक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे पड़ा, आपके थॉट प्रोसेस पे पड़ा, उसको वो बैलेंस करती है। क्योंकि ये चीज़ भी तो आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देगी ना। राइट। आप अगर रात को 8 घंटे नहीं सोओगे, तो आपकी इम्यूनिटी खराब होगी ही होगी। आपने अभी एंटी एलर्जिक्स की बात की, एंटी एलर्जिक्स आपकी इम्यूनिटी खराब करेगी। एंटीबायोटिक्स जो है वो आपकी इम्यूनिटी खराब करेगी। अगर एक स्टेज से ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है एंटीबायोटिक्स, और आजकल तो 21-21, 22-22 दिन की एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, जो कि ज़रूरी नहीं होती, और वो भी रिलीफ नहीं दे पा रही हैं, तो आपकी इम्यूनिटी तो स्पॉइल होगी ही होगी। बिल्कुल। तो होम्योपैथी एलोपैथी से थोड़े गैप पे लेके आप अगर चलाते हैं, तो आपकी सब एलोपैथिक मेडिसिन्स धीरे-धीरे कम होके बंद हो सकती हैं, और होम्योपैथी मेडिसिन का जब सपोर्ट आपको मिलेगा, तो आप मेंटली भी हील होगे, फिज़िकली भी हील होगे। ओके। अच्छा, ये जो इम्यूनिटी की बात हमने की, तो एक नॉर्मल पर्सन को अगर अपनी इम्यूनिटी पहले से स्ट्रॉन्ग रखनी है, तो वो क्या कर सकता है? पहली चीज़, जंक फूड छोड़ना पड़ेगा, मैदा छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल, 0%। व्हाइट शुगर छोड़नी पड़ेगी। येस, येस, एब्सोल्यूटली ओके। छोड़ना पड़ेगा। जी। क्योंकि अगर आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको उन राक्षस को रोकना पड़ेगा जो उसको जाके बिल्कुल तबाह करने पे लगे हुए हैं।
तो जंक फूड में कुछ हेल्दी नहीं होता। ठीक है, आपको बहुत मन कर रहा है, हफ्ते में 1 दफ़ा या 15 दिन में 1 दफ़ा आपने कुछ खा लिया। वो भी हेल्दियर ऑप्शंस पे जाइए। मैदा एक ऐसी चीज़ है, फ्रोज़न फूड ऐसी चीज़ है, प्रोसेस्ड फूड है, सिंथेटिक और केमिकल्स जितने इन चीज़ों में मिले होते हैं, वो सब आपकी हेल्थ को स्पॉइल करेंगे। व्हाइट शुगर आपकी हेल्थ को स्पॉइल करेगा। गो फॉर हेल्दियर ऑप्शन। शुगर देखिए आपको खाने से भी मिल जाएगी। आपका लिवर जो है, आपने अगर चावल रोटी खाई है ना, जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना खाना खा रहे हो, आपका लिवर सपोर्ट करेगा आपको उसको शुगर में कन्वर्ट करने में। ठीक है, इधर से इंसुलिन हेल्प करेगा उसको बाकी आपके सेल्स में एनर्जी की तरह से डिवाइड करने में। ठीक है, आपको एनर्जी मिलेगी आपका डेली काम करने के लिए। ठीक है, व्हाइट शुगर जो है वो आपको हर तरीके से नुकसान देगी। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, आपको चोट भी लग गई ना, आपकी हीलिंग डिले हो गई होगी ही होगी, जो लोग चॉकलेट्स पे और व्हाइट शुगर पे होते हैं। ओके। सो बच्चों को ज़्यादा चॉकलेट्स मत दीजिए। जी। ठीक है, गो फॉर हेल्दियर ऑप्शंस रादर। ठीक। ठीक है, हेल्दी फूड खाइए, फ्रेश फूड खाइए, फ्रोज़न फूड मत खाइए। अपने लिए 15-20 मिनट या आधे घंटे का टाइम निकालिए। एक-एक दिन एक-एक आप कोई रेज़ीम फ़ॉलो कर सकते हो। क्योंकि कई बार लोगों को ना वॉक कर के बोरियत हो जाती है, तो छोड़ देते हैं। मैं तो कहती हूँ डेली एक ही एक्टिविटी क्यों करनी है? बर एक दिन आप वॉक करो, एक दिन आप कुछ भी कर सकते हो, घर पे ज़ुम्बा कर लो, जी। आप पिलाटेस कर लो घर पे। आपको किसी जिम में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आजकल ऑनलाइन भी सब कुछ अवेलेबल है। तो एक एक्सरसाइज़ तो डेली की रखो आप, ओके। ठीक है? दूसरी चीज़ कि अपनी हॉबीज़ को मत भूलो। जो आपके अंदर से मन आता है ना, आपको बुक रीड करना अच्छा लगता है, बुक पढ़ो। म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनो। चाहे आपने ये 15-20 मिनट निकालो, तो आपकी हॉबी क्या करेगी? आपको डी-स्ट्रेस करेगी। जी। सो बॉडी को डी-स्ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस आजकल सबको ही है। बच्चे को भी है, बड़े को भी है, सबको है स्ट्रेस। ठीक है? तो अपनी हॉबीज़ मत छोड़ो, ठीक है? थोड़ी देर मेडिटेट ज़रूर करो। मेडिटेशन करने से 10 मिनट, 15 मिनट अपने आप से बात करो कि आपने सुबह से शाम तक जो एक्टिविटीज़ करी हैं, आपकी बॉडी ने क्या रिएक्ट किया? आप किस बात पे गुस्से हुए? आपको किस बात पे मुस्कुराहट आई? आपको खुशी मिली? या आपने आज अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव किया? अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसे किया? एक बार एनालाइज़ करो कि क्या किया आज, ओके। ठीक है? स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। रिलिजन की मैं बात नहीं कर रही, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ। आप जब पॉजिटिव होगे ना किसी चीज़ के लिए, आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, तो नेगेटिविटी अपने आप दूर जाएगी आपसे। ठीक है? घर में आपको लग रहा है कि कोई ऐसा एटमॉस्फेयर बना हुआ है कि भई जो कि आपको टेंस कर रहा है, आप सॉल्यूशन ढूँढो उसका कि मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इसकी वज़ह से सफ़र ना हूँ। आप उस नेगेटिविटी से दूर चले जाओ, उस स्ट्रेस को दूर करो। जो चीज़ आपको हीलिंग देती है, आप वो करो। जिस भी पावर को, जिस भी गॉड को आप मानते हो, थोड़ी देर उसका नाम जप लो, चैंट कर लो उसको बस। आप देखो आप स्पिरिचुअली इतने स्ट्रांग बन जाओगे। सेकेंडली आपको गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी कि आपको सही गलत क्या करना है अपनी लाइफ में। और जो मैं बात कर रही हूँ कि सुबह से शाम तक आपने क्या एक्टिविटीज़ करी और मेडिटेशन के टाइम पे एनालाइज़ करो, ये स्पिरिचुअलिटी आपको गाइड करेगी कि आपको आगे कैसे रिएक्ट करना है उस सिचुएशन में, ओके। राइट? राइट। इससे आपका इम्यून सिस्टम बेटर होता जाएगा। ओ हर एक चीज़ मेडिसिन डिपेंडेंट नहीं होती। कई बार आपको अपने लाइफ़स्टाइल में ऐसे चेंजेस लाने पड़ते हैं, जो कि सिर्फ़ दवाई पे डिपेंडेंट ना रहें। ओ अच्छा म्यूज़िक सुनिए, डांस करिए, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताइए, अपनी फैमिली के साथ बैठिए। मुझे लगता है कोविड सबसे अच्छा टाइम था। आप काम भी कर रहे हो, आप अपने घरवालों के साथ भी बैठे हुए हो, आप उनके साथ चिट-चैट भी कर रहे हो। राइट। मैंने तो कभी भी कुकिंग इतनी नहीं करी होगी जितनी मैंने कोविड के टाइम पे कुकिंग करी। यस, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था एक साथ। टाइम मिल गया था और हमें भी एक्चुअली देखिए हमारे लिए तो वर्किंग ही था क्योंकि राइट। बीइंग अ डॉक्टर आपको अपने पेशेंट्स के लिए अवेलेबल रहना ज़रूरी है।
बट क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम का एक वो हमें मिल गया था ऑप्शन, तो टेली कंसल्टेशंस भी हो रही हैं, पेशेंट से बात भी हो रही है और इधर साथ-साथ कुकिंग भी हो रही है, सो मुझे वो बहुत अच्छा टाइम लगा। जी, क्योंकि मैंने बहुत नई डिशेज़ सीखी ऑल्दो आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग। सो ये चीज़ें जो है ना, खुशी, वो आजकल मिसिंग होती चली जा रही है। बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया इतना होता जा रहा है। सोने से पहले प्लीज़ मोबाइल को 2 घंटे के लिए हटा दो। बच्चों को मोबाइल मत दो, जी, गेम्स मत खेलो। ये आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, अगर आपने अभी नहीं किए, तो आपको बाद में इन सब का रिज़ल्ट तो फेस करना ही पड़ेगा। आइज़ की ड्राइनेस, आइज़ में इतनी प्रॉब्लम्स होना, आजकल छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हो गया ये। बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो सब ऑल थैंक्स टू दिस मोबाइल एंड ऑल। टेक्नोलॉजी अच्छी है, ब्लेसिंग अच्छी है, बट बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, अभी छोटे बच्चों के लिए। डॉक्टर जैसे कि मौसम बदलता है, हमने बात भी करी थी इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था जैसे मौसम बदलता है लोगों को अलग-अलग तरीके की चीज़ें होने लग जाती है। कुछ लोगों का हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों के हेडेक स्टार्ट हो जाता है या फिर जैसे हमने एलर्जी की बात करी वैसे भी सिम्पटम्स होते हैं। तो ये मौसम बदलते ही क्यों होते हैं? देखिए, हमारी बॉडी में ना अडैप्टेबिलिटी होती है एक मौसम के लिए, जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब क्या होने लग गया है, बिन बादल बरसात हो जाती है, पता भी नहीं चलता। अभी तक धूप होती है और 4-5 बजे एकदम डस्ट स्टॉर्म आ जाती है, बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो एक तो मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया आजकल, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है। लेकिन उसके साथ-साथ ना हमारी बॉडी की अडैप्टेबिलिटी भी बहुत खराब हो गई है। पहले क्या होता था कि जैसे सर्दियाँ खत्म हो रही हैं, पता है कि गर्मियाँ आने वाली हैं, तो क्या-क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या चेंजेस करने हैं खाने के आइटम्स में और क्या हमें अपनी हेल्थ के लिए और इंट्रोड्यूस करना है, वो सब लोगों को पता था। ठीक है? उस वक़्त अवेयरनेस भी इतनी होती थी, लोग वॉक भी बहुत करते थे। ठीक है? अब क्या हो गया है कि अब लोगों की बॉडी जो है अडैप्टेबिलिटी लेती ही नहीं है। पहली बात, आप लोग ज़्यादा वॉक नहीं करना चाहते, थोड़ी दूर पे भी जो है हम लोग जो है गाड़ी निकाल लेते हैं अपनी। बिल्कुल। ठीक है जी? दूसरी चीज़, हम लोगों को एसी एनवायरनमेंट बहुत मिल गया है। कितनी देर ऐसा होता है कि हमारा पसीना टपकता होगा जब, और 10 मिनट के लिए लाइट चली जाती है, पसीना आता है तो हमें घबराहट होने लग जाती है। बिल्कुल, तो हमारी बॉडी में अडैप्टेबिलिटी नहीं है अब, राइट। राइट? तो पहले सर्दी से गर्मी के आते-आते हमारी बॉडी अडैप्ट खुद करने लग जाती थी। गर्मी से अगर बारिशें आ रही हैं तो बॉडी खुद अडैप्ट करती थी, इतनी हेल्थ चैलेंजेस नहीं थे। फूड हेल्दी मिलता था क्योंकि अच्छे एनवायरनमेंट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो होते थे, राइट? अब जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो हो रहे हैं वो सब सिंथेटिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स में हो रहे हैं, राइट? आपको गर्मी में आम का स्वाद नहीं मिलता, कोई भी सीजनल फ्रूट आ रहा है वो अच्छा नहीं लगता। तो कहाँ से हमारी स्ट्रेंथ बनेगी, कहाँ से हमारी इम्यूनिटी या अडेप्टेबिलिटी टू सीजनल चेंज होगा? बिल्कुल, राइट। ठीक है? जो छोटा बच्चा है वो एसी कमरे में ही पैदा हो रहा है, हुँ, एसी से निकला, गाड़ी में आया, एसी। ए मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं, इतने कुछ मंथ्स के ही हैं अभी, अच्छा, और अगर एसी ना चल रहा, वो सोते ही नहीं है। छोटे बच्चे। छोटे बच्चे, मतलब पेरेंट्स का बुरा हाल हो जाता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, ओके, तो उसको एसी चाहिए ही चाहिए। एडेप्टेबिलिटी। और स्वेट होना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। टॉक्सिन्स हमारे वेस्ट से ही निकलेंगे ना सारे, बिल तो जब पसीना ही नहीं आएगा तो फिर टॉक्सिन्स कहाँ से निकलेंगे? हाँ, बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। बिल्कुल, हमारी बॉडी का वेस्ट है, यूरिन, स्टूल्स, स्वेट, दिस इज़ ऑल वेस्ट ऑफ आवर बॉडी। जैसे काफ़ी लोग सोचते हैं जैसे कि होम्योपैथी की जो गोलियाँ होती हैं, वो मीठी-मीठी गोलियाँ होती हैं, वो कैसे असर करेगी किसी के ऊपर? तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, वो जो छोटी गोलियाँ होती हैं ना, हँसी-मज़ाक में कोई उसको साबूदाने की गोलियाँ बोलता है, कोई मीठी गोलियाँ बोलता है। मुझे तो मेरे जो छोटे-छोटे पेशेंट्स आते हैं बच्चे, वो मीठी गोली वाली आंटी भी बुलाते अच्छा, हैं। जी, आई लव दैट जब वो ये बोलते हैं तो। ये जो छोटी-छोटी मीठी गोलियाँ होती हैं, हम सिर्फ़ वही नहीं देते हैं पेशेंट्स को। ओ हर एक पेशेंट की एक अलग मेडिसिन होती है। हमारी ना इतनी मोटी बुक है, आई विश मैं लेके आई होती, आपको दिखाती। 200 से ऊपर मेडिसिन्स हैं उसके अंदर, जो हम पढ़ते हैं।
और हर एक पेशेंट के लिए अलग रेमेडी निकल के आती है, जैसे मैंने बताया जी, कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो आप कितनी मेडिसिन को प्लासिबो दे दोगे? सही बात। हमारी एक अलग मिनिस्ट्री बन चुकी है होम्योपैथी के लिए, आयुष मिनिस्ट्री, जो कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, इनके लिए काम कर रही है। ओके, अगर कोई मेडिसिन सिर्फ एक प्लासिबो इफेक्ट है, तो उसके पीछे इतना काम नहीं हो रहा होता, इतना रिसर्च नहीं हो रही होती, राइट। उसके इतने कॉलेजेस नहीं होते हैं उसको पढ़ने के लिए, उसमें एडमिशन्स के लिए। तो इतने डॉक्टर्स बन रहे हैं, अब होम्योपैथिक डॉक्टर्स आ रहे हैं। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूंगी, मेरे इतने इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं, बिकॉज उनको वहाँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो फिर जब वो इंडिया आते हैं या इंडिया से कोई उनका रिलेटिव जा रहा है, तो वो मेडिसिन लेके जाते हैं। सो हर एक चीज प्लासिबो इफेक्ट नहीं है जी। और प्लासिबो कितना वर्क कर लेगी? मैं कहती हूँ आप कितने लोगों को बेवकूफ बना लोगे, एक को, दो को? प्लासिबो मतलब वो मीठी-मीठी गोली। प्लासिबो मीन्स कि आप सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट दे रहे हो पेशेंट को, कि भाई आपको दवाई खिलाई जा रही है। मेरे पास इतने पेशेंट्स हैं, मेरे पास क्या, कितने भी, जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, हर एक के पास अलग अलग तरीके के केसेस आते हैं। अब तो HIV में, कैंसर में, ऐसे जो कि इनक्योरेबल प्रॉब्लम्स थी बिल्कुल, जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, सर्जिकल केसेस, उनके लिए होम्योपैथी इतना अच्छा वर्क कर रही है। हुँ, राइट। कैंसर मेरी फील्ड है नहीं, लेकिन मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि प्री ऑपरेटिव ट्रीटमेंट मेडिसिन लेते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट मेडिसिन ले रहे हैं। ओके, किसी का फिस्टुला है, वो ऑपरेट हुआ है, उनको उसके बाद का ट्रीटमेंट चाहिए मुझसे, या कैंसर कुछ ट्रीट हुआ है और उसके बाद का ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि वो मेडिसिन जो है या कीमोथेरेपी है, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग नहीं कर पा रही और उनको स्ट्रेंथ नहीं दे पा रही। ओ तो उनको जो बाकी डिजीजेस हो रहे हैं, बाहर से भी तो अटैक हो रहा है ना डिजीजेस का, राइट। कोविड फिर से आ रहा है, जी, ठीक है? बिल्कुल। तो ये जो डिजीज का अटैक है वो उनको कैसे हील करेगा? सो आप हर एक केस में प्लासिबो इफेक्ट नहीं चला सकते। कुछ देखिए ऐसे केसेस होते हैं, मैं ये जरूर मान सकती हूँ कि जिनको साइकोलॉजिकली पेशेंट को लगता है वो बीमार होते नहीं है, ओके, उन्हें लगता है। उन्हें लगता है जैसे वो बीमार है। जी, एक फैमिली आती है, तो लेडी को बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जी, कभी उसको यहाँ दर्द है, कभी उसको यहाँ है, जी। कभी उसको कुछ है। तो उसके हस्बैंड ने भी मुझे बोला और उसकी सासू माँ ने भी मुझे बोला कि मैम, आप तो ना इसको बस कुछ दवाई ऐसी दे दो कि इसको लगे कि ये दवाई खा रही है, ये ठीक हो जाएगी। ओके, ठीक है? जी, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। ऑल्दो हम ऐसा करते नहीं है, क्योंकि हम नहीं कर सकते, हमारे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट चाहिए। आपको पूरी केस हिस्ट्री लेनी है, आपको सिम्टम्स लेने हैं, वो तो उनको लग रहा है ना कि इसको कुछ ना कुछ हो रहा है, हाँ, हाँ, उसको जनरली ट्रीटमेंट की जरूरत हो। सही बात। ठीक है? तो आप हर जगह साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं चला सकते। बिल ठीक है? और इतने क्रॉनिक एलर्जीज ठीक हो रही हैं हमने अब होम्योपैथी से, अस्थमा ठीक हो रहा है होम्योपैथी से, सारी एलोपैथिक मेडिसिन कम होती चली जा रही हैं। कितना अच्छा हो रहा है ये इनफैक्ट। कितना अच्छा हो रहा है इनफैक्ट। सो कभी भी किसी चीज को थ्रेट समझ के और आधी अधूरी नॉलेज से उसके लिए गलत न्यूज नहीं स्प्रेड करनी चाहिए। बिल्कुल, और सबसे मेन चीज़ है, इसमें बिना किसी सर्जरी के कोई इंजेक्शन या कुछ भी नहीं है और फिर भी ट्रीटमेंट हो फिर रहा है। भी ट्रीटमेंट, आप बिलीव करोगे यामिनी, मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं, ओके, मेरे पास रेडियोलॉजिस्ट है, मेरे पास डर्मेटोलॉजिस्ट है। डर्मेटोलॉजिस्ट को अर्टिकेरिया है, ओके, वो अपनी मेडिसिन नहीं ले रहे, वो होम्योपैथी ले रहे हैं, बिकॉज ही बिलीव्स कि होम्योपैथी उन्हें ठीक करेगी। एंड उन्होंने मेरे साथ ऑलमोस्ट 9 मंथ्स ट्रीटमेंट लिया है, अभी तक, अभी भी चल रहा है उनका ट्रीटमेंट, एंड ही इज अप्रोक्सीमेटली 80% बेटर। नाइस। और क्या चाहिए बताओ? मतलब एक डॉक्टर जब बिलीव करे, वो भी एलोपैथी डॉक्टर। हमारे एक सब पल्मोनोलॉजिस्ट हैं पुणे में, बहुत रिनाउंड है वो एलोपैथिक डॉक्टर थे पहले, और जब उनकी मदर हील हुई होम्योपैथी से, तो उन्होंने होम्योपैथी पढ़ाई करी, डिग्री ली और होम्योपैथी शुरू कर दी। अच्छा, नाइस। ऐसे ही हमारे जो फादर ऑफ होम्योपैथी थे, डॉक्टर सैमुअल एनिमन, ही वाज एक्चुअली एन एलोपैथिक डॉक्टर। ओके, ठीक है? बट समहाउ ही वाज नॉट हैविंग दैट फेथ और बिलीफ कि भाई एलोपैथिक जो है वो पेन भी कॉज कर रही है, सफरिंग्स बढ़ा रही है। तो ही वांटेड टू इन्वेंट समथिंग जो कि ह्यूमैनिटी के लिए हो, जो कि ऐसा ट्रीटमेंट हो
कि जेंटल हो, सेफ हो, इफेक्टिव हो एंड नॉन स्टेरॉइडल। ओके, तभी होम्योपैथी नाम रखा गया। तभी होम्योपैथी उन्होंने ही नाम दिया इसको। जी, और तब लोगों को तब भी बिलीव नहीं था कि ये आगे बढ़ेगी। बट अब आप देखो कि होम्योपैथी का कितना नाम हो चुका है। काफ़ी इनफैक्ट डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो इट इज सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो लोग बाग मैक्सिमम यूज करते हैं अपनी एलिमेंट्स के लिए। वेरी ट्रू, सच में। क्योंकि होम्योपैथी अब हर घर में है और हर कोई इस पे विश्वास कर रहा है। मेरा तो मिशन भी यही है, बिल्ड योर फैमिली और होम्योपैथिक फैमिली। आप शुरू से ही जब अगर सीड ऐसा डालोगे ना दवाई का कि जो कि हार्मलेस वे है, आपकी आगे आने वाली जनरेशन हेल्दी होंगी। सो इट इज सेफ फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स, इट इज सेफ फॉर ओल्ड एज चिल्ड्रन, इट इज सेफ फॉर एवरीवन। तो हमने जो भी बातें करी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग करी है एंड जो प्रॉब्लम्स आपने बताई, जो केसेस आपने बताए इनफैक्ट अस्थमा के, कैंसर के, बहुत सारी बातें हमने करी है और इससे मुझे इतना मोटिवेशन मिला है क्योंकि आप जो काम कर रही हैं ना वो लोगों की लाइफ बना रहा है, उनको एक हिम्मत दे रहा है। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे और भी जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स है वो डॉक्टर अमिता से मिले और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले, अपनी प्रॉब्लम को एकदम रूट से ख़त्म करे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अमिता। थैंक यू सो मच यामिनी कि आपने इनवाइट किया और मैं इतना आज पर्सनल भी और इमोशनली भी सब कुछ शेयर कर पाई आपके पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।